नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने अलग अलग 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया है। संघवाद, लोकतंत्र के परिणाम, राजनीतिक दल। आज हम बात करने जा रहे हैं सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम आज के इस नए चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा सत्ता की साझेदारी, उस टॉपिक का मीन डिस्कस कर लेते हैं। सत्ता मतलब सरकार, साझेदारी का मतलब अलग अलग लोगों में सत्ता इस प्रकार बटी हुई हो, सरकार इस प्रकार बटी हुई हो जिससे प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व उस सरकार में हो रहा हो। ऐसा माना जाता था कि राजनीतिक सत्ता बांटी नहीं जा सकती। इसी सिद्धांत के विरोध में सत्ता की साझेदारी का सिद्धांत आया और यह लोकतंत्र में और खास करके भारत जैसे बड़े देश में बहुत ज्यादा आवश्यक हम अनुभव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की समस्या और समाधान। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश जिसकी आबादी हमारे भारत में हरियाणा राज्य की आबादी के बराबर है। वहां की जातीय बनावट बड़ी जटिल थी। पूरे बेल्जियम देश की जब हम बात करेंगे तो 59% आबादी फ्लेमिश इलाके में रहती थी और डच भाषा बोलती थी। 40% आबादी बेलोनिया क्षेत्र में रहती थी और फ्रेंच भाषा बोलती थी। वहीं राजधानी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती थी और 20% आबादी डच भाषा बोलती थी। 1950 से 1960 के दशक में, 1950 टू 1960, 1950 से 1960 के दशक के बीच में बेल्जियम में ऐसा देखने में आया कि फ्रेंच भाषी लोग जो संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक थे, डच भाषी लोगों की अपेक्षा जिनकी संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने आर्थिक उन्नति ज्यादा की हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ 1950 से लेकर 1960 तक, 1950 से लेकर 1960 तक बेल्जियम में होम वार की स्थिति आ गई, गृह युद्ध की स्थिति आ गई। और गृह युद्ध, बेल्जियम का प्रत्येक समुदाय आपस में लड़ने लगा। बेल्जियम की सरकार ने जब इस समस्या को देखा तो बेल्जियम की सरकार ने समाधान करते हुए 1970 से 1970 से लेकर 1993 तक अपने देश के संविधान में 4 संशोधन किए। यह महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। 1970 से लेकर 1993 तक अपने देश के संविधान में 4 संशोधन किए। वो 4 संशोधन क्या थे? पहला संशोधन था केंद्र सरकार में फ्रेंच व डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। नंबर 2, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। नंबर 3, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी जिसमें फ्रेंच व डच भाषी
मंत्री एक समान संख्या में होंगे। नंबर 4, स्थानीय सरकारों की व्यवस्था। उन्नीस सौ 1970 से लेकर 1993 ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है। बेल्जियम की सरकार ने अपनी समस्या के समाधान के लिए अपने संविधान में कुल 4 संशोधन किए। पहला संशोधन, केंद्र सरकार में फ्रेंच व डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, अर्थात पूरे बेल्जियम देश की जो सरकार होगी उसमें फ्रेंच भाषी और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। और कोई भी विशेष कानून तभी बनाया जा सकता है जब दोनों भाषी समूह के मंत्री सांसदों की सहमति समान रूप से उस कानून को बनाने के लिए हो। दूसरा, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगी, अर्थात संघीय शासन व्यवस्था का एक ऐसा मॉडल जिसमें केंद्र सरकारें राज्य सरकारों को कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती हैं। राज्य सरकारों को संविधान में पर्याप्त अधिकार मिले हुए हैं। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स, जरा एक बार ध्यान में लाइए तो आपको ध्यान आएगा, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी और मात्र 20% डच भाषी आबादी थी। लेकिन जब पूरे देश की सरकार में फ्रेंच व डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी तो यह भी स्वीकार किया गया कि राजधानी ब्रुसेल्स में जो अलग सरकार होगी उसमें भी फ्रेंच व डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान ही रहेगी। नंबर 4, स्थानीय सरकारों की व्यवस्था। ये सामुदायिक सरकारें भी शब्द प्रयोग किया गया है इनके लिए। इसको अलग अलग भाषा चुनने वाले लोग इन सरकारों का चुनाव करते हैं। इस प्रकार बेल्जियम ने अपनी समस्या का बड़ी समझदारी से समाधान किया और पूरे विश्व को यह बताया कि राजनीतिक सत्ता में अगर समाज के हर वर्ग की साझेदारी होती है तो इसका परिणाम गृह युद्ध से बचाव और सत्ता को हर वर्ग तक पहुंचाने में देखा जा सकता है। इसी का परिणाम यह हुआ कि बेल्जियम अपनी समझदारी के कारण एक और पूरे विश्व की व्यवस्था के लिए उदाहरण बना, दूसरी ओर गृह युद्ध की समस्या से पूरी तरह बच गया। वहीं अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। आप सभी श्रीलंका से परिचित होंगे। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, एक द्वीपीय देश है, इसकी आबादी भी 2 करोड़ के लगभग ही है। वहां सरकार ने सत्ता की साझेदारी के स्थान पर बहुसंख्यकवाद को आगे बढ़ाया। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका के अंदर सिंगली और तमिल जो 2 अलग अलग समुदाय थे उनमें गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। श्रीलंका के अंदर लंबे समय तक यह गृह युद्ध चला। क्या था यह गृह युद्ध, जरा ध्यान दीजिए। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तब वहां की सरकार ने 74% सिंघली आबादी को ध्यान में रखते हुए 74% सिंघली आबादी को ध्यान में रखते हुए बहुसंख्यकवाद की नीति के तहत बहुत बड़ा वर्ग सिंघली था। वहां की सरकार को यह लगा अगर इस वर्ग के हित के कानून हम बनाते हैं तो हम लंबे समय तक यहां शासन कर सकते हैं। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। 1956 में वहां एक कानून बनाया गया जिसमें सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय व सरकारी नौकरियों में सिंघली भाषा को प्राथमिकता दी गई तथा बौद्ध मत को संरक्षण दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ 18% जो तमिल आबादी थी उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रीलंका के अंदर हमारी और हमारे संस्कृति की कोई भी महत्व देने वाली नीति वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। अतः श्रीलंका के जो दोनों समुदाय थे सिंघली और बौद्ध वो आपस में गृह युद्ध में भिड़ गए और श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यकवाद की नीति के कारण सत्ता की साझेदारी का आदर्श मॉडल न विकसित हो पाने के कारण
गृह युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर से श्रीलंका के बहुसंख्यक बात पर आप लोग ध्यान दीजिए। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। 1956 में श्रीलंका की तत्कालीन सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें 74%, 74% सिंगली आबादी को ही ध्यान में रखा गया और सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय व सरकारी नौकरियों में सिंगली राजभाषा को ही प्राथमिकता दी गई। साथ ही साथ बौद्ध मत को संरक्षण दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ 18% जो तमिल आबादी थी और 74% जो सिंगली आबादी थी वो आपस में गृह युद्ध में एक दूसरे के प्रति विरोध में खड़ी हो गई और श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया। इन दोनों घटनाओं से एक और बेल्जियम की समस्या, दूसरी ओर श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम के समाधान मॉडल से हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सत्ता की साझेदारी और समझदारी दिखाकर बेल्जियम ने अपनी समस्या का समाधान करके पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद की नीति को आगे बढ़ाते हुए स्वयं को गृह युद्ध की अग्नि में धकेल दिया। क्या हमारे देश के अंदर कैसी स्थिति है? क्या कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति है? जरा एक बार आप लोग अपने परिवार में चर्चा करिए तो आपको पता चलेगा। मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बहुत जोर देकर आपको यह बताया है, भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अंतिम स्थान पर, अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वह भी महत्वपूर्ण है। संविधान ने उसको भी अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिए हैं। इस प्रकार से भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश के अंदर इतने लंबे समय से हम अपने लोकतंत्र को नित नूतन और परिपक्व होता हुआ पाते हैं। अब हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। आपको मैंने सत्ता की साझेदारी का सिद्धांत समझा दिया था। राजनीतिक सत्ता बट नहीं सकती, इसके विरोध में समाज का प्रत्येक वर्ग सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यह सत्ता की साझेदारी का सिद्धांत था। इसकी आवश्यकता क्या है? पहला, समाज के प्रत्येक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व हो। दूसरा, कहीं भी गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां ना बने। पहला, समाज के प्रत्येक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व हो। दूसरा, कहीं भी गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां न बने। यह सत्ता की साझेदारी की प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब बात आती है, सत्ता की साझेदारी इतनी आवश्यक है तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1, क्षैतिज वितरण। नंबर 2, ऊर्ध्वाधर वितरण। नंबर 3, विभिन्न धार्मिक व भाषाई समूह। राजनीतिक, और एक विशेष बिंदु आता है सामाजिक। सबसे पहले आप बात करेंगे क्षैतिज वितरण की, तो सत्ता के स्तर पर ही विभिन्न कार्य विभागों में वितरण, अलग अलग विभागों में वितरण। तो इसको हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। क्षैतिज वितरण में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ऊर्ध्वाधर वितरण में स्तरीय सरकारें। स्तरीय सरकारों का अर्थ क्या है? पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, राज्यों के लिए स्वतंत्र अधिकार संपन्न राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें। ग्रामीण स्तर पर भी पंचायती राज की उपस्थिति। संघवाद में इसका विस्तार आप लोगों ने पढ़ा है। विभिन्न धार्मिक व भाषाई
समूह, तो विभिन्न धार्मिक व भाषाई समूह की बात जब आप करेंगे तो आपको बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से यह समझ में आएगा कि विभिन्न धार्मिक व भाषाई समूहों का भी उचित प्रतिनिधित्व सत्ता में होता ही है। जिस प्रकार से हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें विभिन्न धर्म के लोग राजनीति में चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनप्रतिनिधि के बाद सरकार में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। राजनीतिक विभिन्न समयों पर आपने देखा होगा जब किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तब क्या होता है, तब अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग विचारधारा वाले लोग आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। समय समय पर एक बार किसी राजनीतिक दल की सरकार होती है, एक बार किसी राजनीतिक दल की सरकार होती है। इस प्रकार से राजनीतिक दलों का भी सत्ता की साझेदारी में बहुत महत्वपूर्ण रोल हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। दबाव समूह और आंदोलनों के संबंध में भी ये कहा जाता है, विभिन्न आंदोलन विभिन्न मांगों को लेकर किए जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनकी मांगे मानकर उनको सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व किसी ना किसी रूप में दिया जाता है। मांग मानना भी सरकार के द्वारा एक प्रकार से सरकार में उचित प्रतिनिधित्व देने जैसी स्थिति ही है। सामाजिक विभाजन, जिसको मैंने विशेष कहा है, देखिए हमारे समाज की जो रचना है, हमारे समाज की जो संरचना है, उसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे धर्म के आधार पर कुछ अल्पसंख्यक हैं, आर्थिक आधार पर कमजोर हैं, महिलाएं हैं। ऐसे लोगों का भी सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, ये सामाजिक विभाजन कहलाता है। ये सामाजिक आधार पर सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है, ये आप सभी याद रखिएगा। अब हम लास्ट में अपने वीडियो लेक्चर की समरी की बात कर लेते हैं। हमने पूरे वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने वीडियो लेक्चर में सबसे पहले सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत के बारे में बात की। राजनीतिक सत्ता बंट नहीं सकती, इसके विरोध में समाज के प्रत्येक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व सत्ता में हो, यही सत्ता की साझेदारी का सिद्धांत था। बेल्जियम की समस्या और समाधान की बात हमने करी। बेल्जियम ने अपनी समस्या को गंभीरता से लेकर 1970 से 1993 के बीच में संविधान में 4 संशोधन करते हुए पूरे विश्व के सामने अपनी समझदारी का उदाहरण देते हुए देश को गृह युद्ध की समस्या से बचा लिया। वहीं श्रीलंका ने समझदारी का परिचय नहीं दिया। श्रीलंका के अंदर सिंगली और तमिल समुदाय आपस में गृह युद्ध के रूप में लड़ गए, भिड़ गए। श्रीलंका समझदारी न दिखा पाने के कारण गृह युद्ध की अग्नि की ओर आगे बढ़ गया। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता की बात हमने की, समाज के प्रत्येक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, साथ ही साथ किसी भी प्रकार से गृह युद्ध की कोई भी समस्या न हो। अंत में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता के स्तर पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, स्तरीय सरकारें। तीसरा पॉइंट, विभिन्न भाषाई धार्मिक समूहों में वितरण, राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलन, और एक विशेष बात सामाजिक विभाजन, माने समाज के ऐसे वर्ग, महिलाएं, आर्थिक आधार पर कमजोर लोग, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक लोग, इनका सत्ता में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करना, ये सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप हैं। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस चैप्टर की जो पीडीएफ होगी, नोट्स की पीडीएफ, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।